नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा उर्दू अकादमी ने साल 2019 और 2020 के लिए विभिन्न वार्षिक सम्मानों की घोषणा कर दी है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो अकादमी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अकादमी सम्मानों की राशि में बढ़ोतरी की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इन 2 वर्षों का सर्वोत्तम फक्रे हरियाणा सम्मान कुरुक्षेत्र प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा नाजिम और पानीपत के वरिष्ठ शायर डॉक्टर कुमार पानीपति को देने का निर्णय लिया गया है। दोनों को 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र और इसी के साथ में अंगवस्त्र से सम्मानित किया जाएगा। आज साल 2021 का आखिरी दिन जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। मीटिंग के बाद हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर पर जीएसटी बढ़ाने के फैसले को फिलहाल अगली बैठक तक रेफर कर दिया गया है। इस संबंध में 9 प्रदेशों की सब कमेटी बनाई गई है, जो इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिलिंग पहले ही फैसला कर चुकी है कि 1 जनवरी 2022 से टेक्सटाइल उत्पादों पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकारें और टेक्सटाइल फुटवियर इंडस्ट्री जीएसटी रेट बढ़ाने का विरोध कर रही है। लिहाजा आज की जीएसटी परिषद की बैठक में कपड़ों और फुटवियर यानी कि जूतों पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% करने के फैसले को टालने पर चर्चा हुई, लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। स्टेटों के आग्रह पर इमरजेंसी काउंसिल की बैठक बुलाई, जिसका मुख्य एजेंडा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने की एक मांग आई थी, उस पर चर्चा थी और सबकी कॉमन कंसेंसस के साथ ये निर्णय लिया गया कि टिल फर्दर डिस्कशन इसको बिहोल्ड किया जाएगा। और हमें उम्मीद है, एक सब कमेटी बनाई गई है 9 प्रदेशों की, जो इसके ऊपर फरवरी तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी कि अगली जीएसटी काउंसिल बैठक पे उस पर निर्णय लिया जाए। मगर एज ऑफ नाउ जो 1 जनवरी से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज होना था, उसको डेफर किया गया। फुटवेयर पे कोई फैसला हुआ सर? केवल एजेंडा टेक्सटाइल का था और सारी स्टेट्स ने अपनी तरफ से रखा है। हरियाणा ने, दिल्ली ने और 3 और प्रदेशों ने फुटवेयर की भी चर्चा करी है। जीएसटी काउंसिल अगली मीटिंग पे उस पर भी अगर कोई चर्चा विषय आएगा तो जरूर करेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के लोगों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। यहां जारी बयान में उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हुए नववर्ष पर कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करने की अपील की। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को देश का एक विकसित और अग्रणी राज्य बनाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश को समृद्ध और विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को नए वर्ष में और अधिक गति मिलेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के विशेष अवसर सृजित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं की प्रगति और साथ ही कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में जेल सुपरिटेंडेंट शमशेर सिंह दहिया को निलंबित कर दिया है। साथ ही उसे अंडर रूल 7 के तहत चार्जशीट करने के भी आदेश दिए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने भ्रष्टाचार के आरोप में शमशेर दहिया को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि निलंबित अवधि के दौरान शमशेर सिंह दहिया का मुख्यालय कार्यालय जेल महानिदेशक हरियाणा पंचकुला रहेगा और वे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना स्टेशन नहीं छोड़ सकेंगे।
हरियाणा के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने वीडियो जारी कर नववर्ष पर बधाई देने वालों को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि नए साल पर बधाई देने के लिए उनके घर न आए, केवल फोन पर ही बधाई दें। बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ये फैसला लिया। इस बार नया साल शनिचरवार को 1 तारीख को पड़ रहा है। आमतौर के ऊपर नए साल के दिन लोग मेरे पास जश्न मनाने के लिए आते हैं, मुबारकबाद देने आते हैं और मेरी तरफ से मुबारकबाद लेने के लिए आते हैं। आपने देखा ही होगा मेरे यहाँ पर कितनी ज़्यादा तादाद के अंदर लोग आते हैं और भीड़ हो जाती है, क्योंकि इस साल कोविड का प्रकोप फिर से फैलने लग रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा करके नए साल को मेरे घर ना आएँ। अगर बातचीत करनी है तो समय लेकर के आएँ, और अगर बात हरियाणा के पंचकुला में आज कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने सेक्टर 14 स्थित नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता एक्शन मोड में नजर आए। औचक निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री ने सभी ब्रांच का जायजा लिया, अटेंडेंस रजिस्टर को भी खंगाला, जिसमें कुछ कर्मचारी गैर हाजिर नजर आए, जिस पर चिंता जताते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि पंचकुला निगम के आकर काफी निराशा हुई है, जो चिंता का विषय है। इस तरह की स्थिति के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, उन्हें भी जवाब तलब किया जाएगा। कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस तरह के औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। डॉक्टर कमल गुप्ता ने आदेश दिए कि हर महीने में नगर निगम कमिश्नर कम से कम 8 औचक निरीक्षण अपने क्षेत्र में करें। में आकर काफी निराशा हुई। हमें बहुत दुख भी है और ये चिंता का भी विषय है। जो एब्सेंटीज हैं वो अभी पूरी गिनती नहीं है, लेकिन 80% लोग एब्सेंट हैं। ये डाटा बाद में आ जाएगा और मैं ये मान के चलता हूं कि ये हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी इनकॉम्पिटेंसी है। जो एब्सेंट हैं हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जिम्मेवार जो लोग हैं, अधिकारी भी, उनकी भी जवाब तलबी हम करेंगे ना जी। उनकी आज की तनख्वाह तो रुकी गई जी, बाकी जो इंक्वायरी होगी उसमें जो जेन्युइन होगा उसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, लेकिन आज तो ये तनख्वाह रुकेगी ही जी। एक दफा तो ये रुकेगी, जो जेन्युइन होगी उसको दे देंगे, बाकियों की ये तनख्वाह कटेगी। और इसकी वजह से अगर कोई कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अनिल विज ने आज फतेहाबाद के स्वास्थ्य विभाग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट को लेकर विज ने कहा कि हर जिले में जाकर निरीक्षण करेंगे और कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर विज ने साफ कर दिया कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें 1 जनवरी से सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं मिलेगी। इसको लेकर जिला स्तर पर सभी डीसी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और वहीं टीमें भी बना दी गई हैं। पिछली जो लहर आई थी उसमें ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत आई थी जी, तो उससे हमने सीखते हुए हमने अपने अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगाए। 84 पीएसए प्लांट हमारे फंक्शनल हो चुके हैं, जो चल रहे हैं। उसके साथ ही मैंने आदेश दिया था कि प्राइवेट अस्पतालों को भी जो 50 बेड से ऊपर है उनको भी अपने पीएसए प्लांट लगाने होंगे, तो 54 उनके भी लग चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये फंक्शनल हैं या नहीं है, सभी जगह जा के देखेंगे सारे फंक्शनल हैं या नहीं है, वेंटिलेटर्स फंक्शनल हैं या नहीं है। हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बहुत सारे दिए हैं, उनको भी हम लगाना चाहते हैं और वहीं लगाना चाहते हैं जहां पर हमारे पास पावर बैकअप है। सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया है कि वो सभी विभागों के कर्मचारियों को मिलाकर टीम्स बनाएं। हर जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन रैंडम चेकिंग करें और जो बिना वैक्सीनेशन के अगर किसी दफ्तर में, किसी मॉल में,
किसी और जगह पर आया हुआ है तो उसके खिलाफ। वहीं अंबाला शहर मंडी चौक पर गुरुवार को शिरडी साईं बाबा के रथ यात्रा महोत्सव के मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने गृह मंत्री का पुष्प वर्षा कर भव्य अभिनंदन किया। अनिल विज ने शिरडी साईं बाबा की पालकी पर मत्था टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी को इस यात्रा की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आयोजकों ने मुख्य अतिथि को पगड़ी और साईं बाबा का चित्र भेंट कर उनका स्वागत किया। श्रद्धालुओं के कार्य की सराहना करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री विज ने कहा कि शिरडी साईं बाबा सभी का मंगल करें, सभी के जीवन में खुशियां आए, इसकी वे प्रभु से कामना करते हैं। अंबाला कैंट थाना प्रभारी नरेश शर्मा की ओर से बार बार बैंक अधिकारियों को एटीएम के बाहर गार्ड उपलब्ध करवाने के आदेश के बावजूद भी अभी तक बैंक के बाहर गार्ड की ड्यूटी नहीं लगाई गई है, जिसका असर ये हुआ कि आज एटीएम को चोरों ने अपना निशाना बनाया। हालांकि वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। ये घटना बैंक रोड स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक के बाहर बने एटीएम की है, जहां देर रात चोरों ने ताला तोड़कर भरसक प्रयास किया, लेकिन चोरों की लाख कोशिशों के बावजूद भी ताला नहीं टूटा और इसकी वजह से एटीएम में रखा लाखों रुपए का कैश बच गया और चोर मौके से फरार हो गए। बैंक यूनियन के नेता बलजीत सिंह का कहना है कि कल ही बैंक अधिकारियों के सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, जो अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि फिलहाल उन्होंने पुलिस में इन चोरों की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पर जो है शीशा जो टूटा हुआ था, ऊपर यूनियन ऑफिस का शीशा टूटा हुआ था और जो एसी है विंडो एसी वो नीचे गिरा हुआ था। जो भी चोर जिसने भी किसी ने ये प्रयास किया, पहले तो उसने एटीएम का ताला तोड़ने की कोशिश की, ताला नहीं टूटा। उसके बाद वो ऊपर चढ़ा, यूनियन ऑफिस है ऊपर हमारा फर्स्ट फ्लोर में, उसके बाद विंडो वाला एसी गिरा के वहाँ से वो अंदर गया, यूनियन ऑफिस के अंदर गया। अंदर जाके उसने जो शीशा तोड़ा, शीशा तोड़ने के बाद वो बैंक के अंदर उसने घुसने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी ने एटीएम को ताला तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाया है। उसके बाद वो बैंक का जो यूनियन का ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर पे, उसमें दाखिल हुआ है शीशा तोड़ करके, लेकिन वहाँ पर भी उसको ना कोई सामान चुराने के लायक था और ना ही वहाँ से वो कुछ चुरा पाया। इसके अलावा काफ़ी खामियाँ नज़र आई हैं हमें प्रथम दृष्टि में यहाँ बैंक में। एक तो सीसीटीवी फुटेज है जो वो बिल्कुल काम नहीं कर रही। पूछने पर पता चला कि इन्होंने कल शाम ही सीसीटीवी फुटेज लगवाया गया। इससे पहले भी हमने 1 महीना पहले इसी बैंक प्रशासन को लिख के दिया था कि आप। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते अगली खबर का।
पलवल में कृषि उपनिदेशक डॉक्टर महावीर सिंह ने कहा कि किसान फसलों में नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें। इसके प्रयोग से फसलों की पैदावार बढ़ती है और पोषक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार होता है। कृषि उपनिदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि इफ्को ने नैनो यूरिया लिक्विड तैयार किया है। इससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। अब एक बोरी यूरिया खाद की जगह आधे लीटर की नैनो यूरिया की बोतल से किसानों के लिए काफी फायदा होगा। पर्यावरण को सुरक्षित करने और देश को स्वावलंबी बनाने के लिए इफ्को ने नैनो यूरिया तैयार किया है। ये एक जो हमारा केमिकल यूरिया है उसके रिप्लेसमेंट में एक इफ्को ने ये नैनो यूरिया निकाला है। यह लिक्विड फॉर्म में है, आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज है और ये 240 रुपये में किसान को उपलब्ध है। क्योंकि जो हम केमिकल यूरिया डालते हैं उसमें फसल को मात्र 30% ही प्राप्त होता है और 70% जो उसकी नाइट्रोजन है वो वेस्ट चली जाती है, जिससे कि मिट्टी में की भी जो मृदा की जो उपजाऊपन है वो भी उसको भी नुकसान होता है। इसके साथ साथ जो केमिकल पर्यावरण के अंदर आते हैं तो पर्यावरण का भी दूषित करते हैं। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए और देश को स्वावलंबी बनाने के लिए यूरिया के खाद के मामले में तो इफ्को ने एक बड़ी भारी एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पहल की है कि नैनो यूरिया को हमने प्रयोग किया था इसको धान के ऊपर और उसके बाद में बाजरे के ऊपर भी किया था, लेकिन गेहूं के ऊपर अभी नहीं किया इसका ट्रायल। तो इसलिए जो है ये पूछ रहे हैं कि गेहूं में यूरिया दोबारा तो नहीं डालना पड़ेगा। ये लाभदायक होगा, जैसा बताया जाता है कि ये जो है मृदा के लिए भी अच्छा है और प्रदूषण के लिए भी, उसमें भी सब तरह से बढ़िया ही बताया है जी। और ये सीधा इतना हम भी जानते हैं कि कोई भी हम दवाई भी डालते हैं और भी। खबर अंबाला से है, जहां डॉक्टर दिनेश अग्रवाल ने एक फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी करने वालों ने फर्जी कंपनी खोलकर डॉक्टर दिनेश को प्रोप्राइटर दिखाया। वहीं छात्रों ने उनके पैन कार्ड पर जीएसटी नंबर हासिल कर करोड़ों का लेन देन कर लिया। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर दिनेश साल 2021-22 का आयकर रिटर्न भरने गए। डॉक्टरों ने जिसकी शिकायत पुलिस को दी। फिलहाल डॉक्टरों की शिकायत पर पुलिस ने टीम बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी। मैं 27 तारीख को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अपने सीए साहब के पास गया था, नीरज जैन जी के पास। तो जब उन्होंने मेरा वो खोला पैन नंबर डाल के अकाउंट, तो कहने लगे आपने कोई जीएसटी नंबर ले रखा है। मैंने कहा मेरा तो क्लिनिक है और मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। कह रहे आपके नाम पे कोई जीएसटी नंबर इशू हुआ है, रोहिणी की कंपनी है, लाइफलाइन एंटरप्राइजेज के नाम से, और अक्टूबर नवंबर का उसने 25 करोड़ का रिटर्न फाइल किया हुआ टर्नओवर दिखा के। तो मैंने उनसे उसकी एड्रेस की कॉपी ली, आके मैंने सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। भाई साहब से बात करी, अपने मंत्री जी से, अनिल जी से बात करी। तो डॉक्टर साहब क्या पुलिस ने क्या आगे कहा जी आपको? पुलिस ने इमीडिएट मेरी एफआईआर दर्ज कर ली और कह रहे हम पूरी इंक्वायरी करेंगे, हमें वहाँ जाके इंक्वायरी करनी पड़ेगी, वहाँ जाके इंक्वायरी करेंगे। अग्रवाल नाम के व्यक्ति हैं जो कि यहाँ बीसी बाजार में, रेजिमेंट बाजार में डॉक्टरी की दुकान करते हैं। उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है हमारे पास कि किसी आदमी ने, किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने, जिनके वो अभी तक नाम नहीं जानते, उनके पैन कार्ड इत्यादि को चोरी करके उनके नाम पे दिल्ली में एक फर्जी जीएसटी नंबर अलाट करवा करके करोड़ों रुपए का लेन देन किया है, जिसके बारे में हमने अंबाला छावनी के एसडी कॉलेज में नगर निगम ने सर्व सर्वेक्षण 2022 का कैंप लगाया। ये कैंप सफाई कर्मचारियों के लिए लगाया गया था। नगर परिषद के सेक्रेटरी राजेश कुमार और एसडीएम कोऑर्डिनेटर रितु शर्मा ने सफाई कर्मचारियों को काम करने के नए तरीकों के बारे में बताया। नगर परिषद अधिकारी ने बताया कि इस कैंप का उद्देश्य है कि सफाई कर्मचारियों को डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूरी जानकारी हो।
ताकि आपात स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। इस कैंप में महिलाओं को भी सरकार की नीतियों से अवगत कराया गया। आज ये हमारी जो ट्रेनिंग है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत कराई गई है। ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 चला है, उसके अंतर्गत हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करवानी थी, जिसमें सभी सफाई कर्मचारियों को और जो भी हमारे सुपरवाइजर्स हैं सभी को हमने ट्रेनिंग करवाई है। क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है जिसमें सबसे पहले हमारे सफाई कर्मचारियों को आगे आना होता है, तो उसके तहत हमें उस आपदा से कैसे निपटना है या उसके लिए हमें खुद को कैसे बचाना है और जो कैजुअलिटी हो गई है उसको हमें कैसे बचाना है, ताकि हम कोई अगर व्यक्ति मलबे में दबा हुआ है या पानी में है तो उसे हम कैसे निकाल के अगर कोई उसको किस ढंग से निकाला जाए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत ये जो अपना सफाई कर्मचारियों को नगर परिषद अम्बाला सदर द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत ट्रेनिंग करवाई जा रही है और इसी के तहत ही आज अपना महिला बाल विकास विभाग से भी उनको बुलाया गया अधिकारीगण को और सरकार द्वारा जो भी महिलाओं के प्रति जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सभी का लाभ के बारे में उनको अपना डिस्ट्रिक्ट विस्तार से बता दिया गया है और इसी तरीके के तहत ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग इनको सभी। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर लगातार पिछले काफी लंबे समय से हो रहे अतिक्रमण को लेकर राजमार्ग पर चलने वाले वाहन चालकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। राजमार्ग पर लगातार हो रहे जाम की स्थिति को देखते हुए और बढ़ते अतिक्रमण के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के सड़क के दोनों किनारे पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने का काम पुलिस बल और पूरी टीम के साथ अतिक्रमण हटाओ चलाया गया। इस अवसर पर पलवल उपमंडल अधिकारी वैशाली सिंह के नेतृत्व में पूरे अभियान को चलाया गया। अभियान के दौरान नगर परिषद पलवल के कर्मचारी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कर्मचारियों ने सड़क किनारे पड़े सामान और दुकानों के बाहर हो रहे अवैध कब्जे को उठाया और तोड़ना शुरू किया। अभियान आज चलाया गया, कोई रास्ते में किस तरह की परेशानी आई, दुकानदारों ने विरोध किया। देखिए, दुकानदारों को सभी को पिछले 3 दिन से मुनादी करा रहे हैं, रेगुलरली उनको बता रहे हैं। दुकानदारों को सभी को पता है कि जो भी उन्होंने इलीगल इंक्रोचमेंट कर रखी है वो सरासर इलीगल है, तो इसलिए दुकानदारों ने खुद भी अपना सामान हटाया है। हमें किसी भी तरह का विरोध नहीं झेलना पड़ा। इस कारण के चलते ये सालों बाद कार्रवाई की गई। देखिए, कारण तो यही होता है कि आप देख रहे हैं कि हाईवे पे लगातार जाम रहता है, आमजन परेशान रहती है, तो बस आमजन की सुविधा को देखते हुए हमने ये करा। आगे भी अभियान जारी रहेगा जी, पूरी जारी रहेगी। लोगों की शिकायत है कि इसकी सूचना पहले से नहीं दी गई, जिससे लोग अपना सामान पहले से हटा सकते थे। देखिए, आपको हम वीडियोस भी दिखा सकते हैं। पिछले 3 दिन से पूरे हाईवे पे लगातार अनाउंसमेंट हो रही है और जो इलीगल काम होता है उसके लिए चेतावनी की वैसे भी उनको खुद ही पता होता है कि जी वो इलीगल है, तो हमने बाकी सूचना पूरी दी है इनको। मान के चले आने वाले समय में निरंतर आपकी तरह यूं ही राज्य राजमार्ग को प्रयास किया जाए, पूरी तरह साफ रखा जाएगा। हाँ जी, निरंतर अभ्यास चलेगा। आपको बता दें कि हरियाणा के पलवल में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें जहां कहीं भी अतिक्रमण किया गया था उनको सभी को हटाया गया। पुलिस प्रशासन ने ये संयुक्त कार्रवाई की और सभी को, दुकानों ने जिन्होंने भी अतिक्रमण कर रखा था उन सभी को सख्त हिदायत दी गई कि आगे से इस तरह से अतिक्रमण ना हटाएं। और इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।